हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर आपके सामने अपने नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज हम किस बारे में जानकारी लेने वाले हैं, और मैं आप सबको बहुत कुछ रोचक चीज़ें बताने वाली हूँ। तो ये क्या टॉपिक है? ये इन्फेंसी पीरियड के ही अंतर्गत है। तो इन्फेंसी पीरियड में जो इन्फेंट्स होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल मेंटल एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसके बारे में ही जानकारी लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्फेंट्स। तो प्लीज़ अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत रोचक जानकारी एकदम नए न्यूबॉर्न छोटे बच्चे के बारे में आपको मिलने वाली है। और जो लोग के अभी अभी बच्चे हुए होंगे उनको तो बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त होंगी, और जिनके बड़े भी हो गए होंगे वो भी उन चीज़ों को रिमेंबर करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे और बहुत कुछ जानकारी लेंगे, जिससे वो भी आगे आने वाले बहुत सारे लोगों को ये अच्छी जानकारी दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्फेंट्स में अगर हम जानें तो सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट के बारे में ही हम इसमें बात करेंगे, वही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। तो इन्फेंट्स डिफर ग्रेटली इन appearance and physiological functions at birth and in their early adjustments after birth। हर बच्चा, हर इन्फेंट एक दूसरे से फिजिकली अपीयरेंस में, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में, इवन मेंटल एडजस्टमेंट्स में, सब में वो डिफर होता है। बट हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं वो इन जनरल फुल टर्म नॉर्मल इन्फेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले साइज़। तो हम जान लें साइज़ के बारे में एक छोटे बच्चे के जो अभी तुरंत जन्म लिया है। एट बर्थ द एवरेज इन्फेंट वेज 7.5 pounds and measures 19.5 inches in length। लंबाई में वो 7.5 पाउंड एंड मेजर्स और 19.5 इंचेस लंबाई में होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। Weight in relation to height is less at birth. Boys on the whole are slightly longer and heavier than girls। अब नेक्स्ट आता है इन्फेंटाइल फीचर्स। चलिए अब बच्चे के फीचर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं फटाफट से। द मसल्स ऑफ द न्यू बॉर्न इन्फेंट आर सॉफ्ट, स्मॉल एंड अनकंट्रोल्ड। एट द टाइम ऑफ बर्थ लेस डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस इन द मसल में अभी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है। कहाँ के, स्पेशली कहाँ के, नेक और पैरों के। देन इन दोज ऑफ द हैंड्स एंड आर्म्स। बोन्स आर ऑल्सो सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। द स्किन इज सॉफ्ट एंड ऑफन ब्लोची। द फ्लैश इज फर्म एंड इलास्टिक। बहुत इलास्टिसिटी होती है उनके फ्लैश में। द स्किन ऑफ वाइट इन्फेंट्स बिकम लाइटर एज दे ग्रो ओल्डर, while that of non-whites becomes darker. Soft downy hair is found on the head and back. The eyes of white newborns are usually a bluish gray, though they gradually change at the and they वो अपने एक्चुअल आई कलर को बाद में पा सकते हैं, जो एक्चुअल उनका आई कलर है। बट एट द टाइम ऑफ बर्थ जब हम देखते हैं, जब बच्चा जन्म लिया हुआ होता है, तो जो वाइट न्यूबॉर्न्स होते हैं उनकी ब्लूइश ग्रे कलर की आईज होती है, बाद में वो चेंज हो जाती है। इन्फेंट्स विद डार्क स्किन हैव डार्क ब्राउन आईज, बट दे ऑल्सो चेंज एंड बिकम डार्कर इन टाइम। फिर बात करते हैं हम फिजिकल प्रोपोर्शंस की। द न्यू बॉर्न इज नॉट अ मिनिएचर एडल्ट। अगर हम उसको एक एडल्ट है, अगर हम उसको एक एडल्ट का ही छोटा रूप में देखें, मिनिएचर रूप में देखें, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। द हेड इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द बॉडी लेंथ। द एडल्ट हेड बाई कंपेरिजन इज अप्रॉक्सीमेटली 1/7 ऑफ द टोटल बॉडी लेंथ। एक इन्फेंट का जो बॉडी लेंथ होता है उसका 1/4 पार्ट सिर्फ उसका हेड होता है। लेकिन यही चीज़ अगर हम एडल्ट में देखें तो पूरी बॉडी लेंथ का 1/7 पार्ट एक एडल्ट के हेड का होता है। तो वी कांट से दैट द इन्फेंट इज अ मिनिएचर एडल्ट। द क्रेनियल रीजन, द एरिया ओवर द आईज इज proportionally much larger than the rest of the
head, while the chin is proportionally much too small. The eyes are almost mature in size. Eyes जो होती है वो काफ़ी mature होती है, बड़ी बड़ी दिखती है. The nose is very small and almost flat on the face, while the tiny mouth may look like a slit if the lips are narrow. ऐसा लगेगा जैसे हल्का सा स्लिट मारा हुआ है. The neck is so short that it is almost invisible. In the trunk, the shoulders are narrow, while the abdomen is large and bulging. Proportionally, the arms and legs of the infant are much too short for the head and trunk. The hands and feet are miniature. अगर हम हाथ पैर देखें तो वो एक छोटे छोटे मतलब मिनिएचर जैसे लगेंगे. एक एडल्ट मिनिएचर के जैसे उसके हाथ पाँव लग सकते हैं. नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की. अगर हम बात करें तो बिकॉज ऑफ द अनडेवलप्ड स्टेट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एट बर्थ के समय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उतना डेवलप नहीं रहता है. द इन्फेंट इज अनएबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, which is one of the causes of the high mortality rate at this time. जिस कारण से high mortality rate इस टाइम में बहुत पाया जाता है because of the imbalance homeostasis, because the autonomic nervous system is not developed very well at the time of birth. With the birth cry, the lungs are inflated and respiration begins. The respiration rate at first ranges from 40 to 45 breathing movements per minute. By the end of the first week of life, it normally drops to approximately 35 per minute and is more stable than it was at first. Neonatal heartbeat is more rapid than that of the adult because the infant's heart is small compared with the arteries. When body movements are restricted by means of swaddling the infant's body, there is an increase in stability of the heartbeat. As a result, the infant is quieter, sleep more, and has a lower heart rate. Even in a healthy infant, the temperature is higher and more variable than in the adult. Reflex sucking movements occur when the infant is hungry or when the lips are touched. There is an increase in the rate of sucking and in the amount of nutrients consumed with each passing day, partly because of maturation and partly because of learning. The hunger rhythm does not develop until several weeks after birth. The hunger demands of the newborn are therefore irregular, not only in regard to intervals between feedings, but also in regard to amounts. तो अभी उसका इरेगुलर हंगर दैट हम कह सकते हैं रिदम होता है. एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स बिगिंस अ फ्यू आवर्स आफ्टर बर्थ. Many voidings occur during periods of wakefulness and when the infant is quiet, usually within an hour after feeding. Defecations likewise occur when the infant is awake and quiet shortly after feeding. Neonatal sleep is broken by short waking period which occur every 2 or 3 hours, with fever and shorter walking periods during the night than during the day. Throughout the neonatal period, there is general increase in bodily movements during sleep as well as during the time the infant is awake. There are marked variations in infant posture during sleep. नेक्स्ट अगर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक्स तो वो है एक्टिविटीज ऑफ द इन्फेंट. मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी अपीयर एज सुन एज फीटस इमर्जेस फ्रॉम द मदर्स बॉडी. जैसे ही मदर बॉडी से फीटस बाहर आता है तभी से उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है. बिकॉज ऑफ द न्यूरोफिजियोलॉजिकल इमेच्योरिटी ऑफ द इन्फेंट, वन कुड नॉट एक्सपेक्ट इट्स मूवमेंट टू बी कोऑर्डिनेटेड और मीनिंगफुल. क्योंकि अभी क्या है कि न्यूरो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी इतनी बच्चे में नहीं आई होती है, इसलिए हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसका मूवमेंट बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड हो और बहुत मीनिंगफुल हो. ऐसा हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते. नॉर आर दे रिलेटेड टू इवेंट्स इन द एनवायरनमेंट और अंडर द इन्फेंट्स वॉलेंट्री कंट्रोल. और वो बच्चे के वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होता है कि वो जब चाहे वो मूवमेंट करे, जब चाहे वो मूवमेंट को रोक दे. दिस इज वन कॉज ऑफ द हेल्पलेसनेस ऑफ द न्यूबॉर्न infant. In spite of their random, meaningless nature, movements of the infant can be
classed roughly into two general categories. दो जनरल कैटेगरीज में इन्फेंट की एक्टिविटी को बांटा गया है. एक होता है मास एक्टिविटी, एक होती है स्पेसिफिक एक्टिविटी. मास एक्टिविटी ऑकर्स थ्रू आउट द इंटायर बॉडी when any area is stimulated, though the activity is most pronounced in the stimulated area. Specific activities involve certain limited areas of the body. They include reflexes, which are definite responses to specific sensory stimuli and which remain unchanged with repetition of the same stimulus, and generalized responses which use larger groups of muscles than are involved in reflexes and which may be aroused by either external or internal stimuli. Next comes vocalization of the infant. उसके vocalization का जो भी डेवलपमेंट है उसके बारे में बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के. द वोकलाइजेशंस ऑफ द न्यूबॉर्न इन्फेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज क्राइंग एंड एक्सप्लोसिव साउंड्स. दो तरह की कैटेगरी में इसको वोकलाइजेशन को डिवाइड किया गया है. ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड द अर्ली मंथ्स ऑफ बेबीहुड, crying is the dominant form of vocalization. However, from the long-term point of view, explosive sounds are the more important kind of vocalization because speech eventually develops from them. लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो एक्सप्लोसिव साउंड्स को ज़्यादा फोकस किया गया है क्योंकि आगे चल के स्पीच डेवलपमेंट उसी से बच्चे का होता है. चलिए एक एक करके थोड़ा थोड़ा जानते हैं क्राइंग और एक्सप्लोसिव साउंड्स के बारे में. क्राइंग. नॉर्मली क्राइंग बिगिंस एट बर्थ और शॉर्टली आफ्टरवर्ड. Occasionally, in a long and difficult birth, the fetus will cry even when in the uterus. The birth cry is a purely reflex activity which results when air is drawn over the vocal cords, causing them to vibrate. The purpose is to inflate the lungs, thus making breathing possible, जिससे कि ब्रीदिंग करना बच्चे के लिए आसान हो जाए, and to supply the blood with sufficient oxygen. Shortly after birth, the infant's cry shows variations in pitch, intensity and continuity. बर्थ के कुछ ही समय बाद ही बच्चे के क्राई में, मतलब उसके पिच में, क्राई के पिच में, इंटेंसिटी में और कंटिन्यूटी में चेंजेस आते जाते रहते हैं. While crying may occur at any time, it is most frequent and most intense from 6 in the evening until midnight. Bodily activity that accompanies crying is a signal that the infant needs attention. It is thus a form of language. अब अगर बात करें एक्सप्लोसिव साउंड्स की, तो in addition to crying, the newborn infant occasionally makes explosive sounds similar to heavy breathing. They are uttered with meaning or intent and occur purely by chance whenever the vocal muscles contract. They are commonly called coos, gurgles, and grunts. These are gradually strengthened and develop into babbling, which later develops into speech. Now, next comes sensitivities of the infants. ये next characteristics है. The best criterion that can be used to determine the presence or absence of sensory capacity is the motor response to sensory stimuli that would normally arise when these sense organs are stimulated. However, it is often difficult to tell whether a motor response is made to a stimulus or whether the reaction is a part of general mass activity. An even more serious problem in studying the sensitivities of the infant is finding a suitable method of doing so. तो हम बहुत स्पेसिफिक बच्चे के सेंसिटिविटी के बारे में बहुत एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं. देयर इज एम्पल एविडेंस दैट द स्टेट ऑफ द इन्फेंट इन्फ्लुएंसेस रिएक्टिविटी. व्हेन इन्फेंट्स आर डेज्ड बाय द बर्थ एक्सपीरियंस, व्हेन दे आर ड्राउजी और asleep, or when they are preoccupied with feeding, they will react differently to sensory stimuli than when their physical condition is better. Now come to next characteristic, that is state of consciousness. Because of the relatively undeveloped state of the most important sense organs, the eyes and the ears, one could not logically expect newborn infants to be keenly aware of what goes on around them. Their awareness is more likely to be, like we can say, one great blooming, buzzing confusion. Now, next characteristics, capacity for learning. To learn, individual must be aware of what they are expected to do.
Furthermore, the brain and nerves must be developed enough to make learning possible. These conditions do not exist in newborn infants, especially during the first few days of postnatal life. Newborn infants are often incapable of even the simplest form of learning, conditioning or learning by association. शुरू के कुछ दिनों तक तो बच्चा बिल्कुल भी ना लर्निंग कर सकता है, ना लर्निंग कंडीशनिंग के द्वारा कर सकता है, ना लर्निंग एसोसिएशन के द्वारा कर सकता है. ओनली अगर हम एक एक्सेप्शन की बात करें तो सिर्फ उसकी कंडीशनिंग जो होती है दैट इज़ विद द फीडिंग सिचुएशन के साथ होती है. बिकॉज कहीं ना कहीं उसको ये होता है कि उसको समझ में उतना नहीं आता है, बट कहीं ना कहीं उसका जब अंदर न्यूट्रिशन जाता है या उसको हंगर होता है, तो जब वो होता है फीडिंग टाइम, जब भी माँ बांधी हुई है या जब माँ को लगता है फीड कराने का, तो उससे उसकी एक्सेप्शनली देखा जाए तो उसकी लर्निंग और कंडीशनिंग ये एक एक्सेप्शन है. अदरवाइज और किसी प्रकार की लर्निंग की हम अपेक्षा न्यूबॉर्न बेबी से नहीं रख सकते. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इमोशंस ऑफ द न्यूबॉर्न. That emotional reactions in newborn may be described as states of pleasantness and unpleasantness. The former is characterized by a relaxing of the body and the latter by a tensing of the body. अगर हम इमोशंस की बात करें एक न्यूबॉर्न के अंदर, तो बस हम उसको इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कब उसको प्लेजेंट हो रहा है, प्लेजेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कब उसके लिए सिचुएशन अनप्लेजेंट है. तो अगर हम देखें तो जब जो प्लेजेंट कंडीशन है दैट इज़ बाय रिलैक्सिंग, जब उसकी बॉडी रिलैक्स होती है तो दैट इन्फेंट फील्स वेरी प्लेजेंट इमोशन, और जब उसकी बॉडी टेंस्ड होती है या किसी प्रॉब्लम में होती है तो दैट इन्फेंट फील अनप्लेजेंट इमोशंस. देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बिगिनिंग्स ऑफ पर्सनैलिटी. किसी भी इंडिविजुअल के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. तो ये एक जब जन्म लेता है बच्चा तब भी वो उसकी पर्सनैलिटी फॉर्म होने लग जाती है. चिल्ड्रन आर बॉर्न विथ कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परामेंटल डिफरेंसेस. हर बच्चे के अंदर एक टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट होता है, जन्म के साथ होता है, दैट आर रिफ्लेक्टेड इन एक्टिविटी रेट्स एंड सेंसिटिविटीज. इट इज दीज डिफरेंसेस फ्रॉम विच द इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी पैटर्न will develop. Individual differences are apparent at birth and are shown in responses to food, in crying, in motor activities and especially in sleep. तो अगर हम देखें कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, तो वो बर्थ के समय से ही बहुत क्लियरली अपरेंट होता है, और वो हम डिफरेंट कंडीशंस में देख सकते हैं. जैसे हर बच्चा, हर इन्फेंट, हर न्यूबॉर्न एक अलग रिस्पॉन्स करता है फूड के प्रति, अलग तरीके से क्राइंग करता है, मोटर एक्टिविटीज़ करता है, इवन स्लीप पैटर्न्स भी बच्चों के अंदर बहुत डिफरेंट देखे जा सकते हैं. तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के रूप पर्सनालिटी में भी डेवलप होता है. तो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्फेंट और द न्यूबॉर्न बेबी. तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारियाँ बहुत रोचक लगी होंगी, बहुत कुछ समझ में आया होगा. तो इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, और प्लीज़ अच्छा लगा है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए. और आगे मैं अपने आने वाले वीडियो में और भी अच्छी जानकारी लेके आऊँगी. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.